साथियों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक पढ़कर सुना रहे थे और लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय अनीत की अवरोधक परोक्ष शक्तियां। अनीत की अवरोधक परोक्ष शक्तियां, पृष्ठ 86 से पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं। मित्रों, हम पढ़कर सुना रहे थे ऑस्ट्रेलिया के युवक फैजने ने रहस्यों पर से पर्दा उठाने की ठानी। उन्होंने उसकी डायरी किसी प्रकार साथियों को मिल गई। उसके विवरणों से पता चलता है कि उसने स्वर्ण स्रोतों का पता लगा लिया था, भूमिगत कई रहस्यमय स्थान देख के ढूंढे और प्रेतात्माओं को चकमा देकर सुरंगों से बच निकलने में सफल होता रहा। इतना सब उसकी आदिवासी पत्नी की सहायता से ही संभव हो सका, किंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अपनी जान गंवा बैठा। यह प्रयत्न सन 1891 का है। इसके बाद अंतिम प्रयत्न सन 1959 में हुए। स्टैनलो फर्नेल्ड और फरिश नामक दो व्यक्तियों ने संयुक्त प्रयत्न नए सिरे से सोना पाने के लिए किए। उसमें पूर्ववर्ती कठिनाइयों और सफलताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा गया। इस बार की तैयारी अधिक थी, प्रयत्न भी बड़े पैमाने पर और अधिक दिन चले, पर उसका निष्कर्ष इतना ही निकला कि फरिश प्राणों से हाथ धो बैठा और फर्नेल्ड किसी प्रकार जान बचाकर वापस लौट आया। पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इस स्वर्ण अभियान में जितने मृतकों की लाशें मिल सकी, उनके देखने से एक ही निष्कर्ष निकला कि वे सभी मौतें शरीर से खून चूस लिए जाने के कारण हुई। इनमें से किसी की भी देह में कहीं छेद नहीं पाए गए और न कहीं कपड़ों पर या जमीन पर रक्त बिखरा हुआ ही पाया गया। फिर यह रक्त चूसने की क्रिया किसके द्वारा किस प्रकार की गई, यह अभी भी उतना ही रहस्यमय बना हुआ है जितना पहले कभी था। साथियों, अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे फैला हुआ होमो चिटो जंगल संसार के सर्वाधिक सुंदर वनों में समझा जाता है। इस जंगल में एक हिस्से में एक छोटा सा गांव नाइटचेज बसा हुआ है। इस गांव से ही करीब 20 मील दूरी पर रीडर बोव नामक एक धनी संपन्न किसान का कृषि फार्म है। फार्म के उत्तरी भाग में मिसिसिपी नदी का एक दलदली डेल्टा है। डेल्टा पर खड़े होने से वहां एक बहुत चौड़ा छेद दिखाई देता है। बताया जाता है कि यह छेद दिनों दिन क्रमशः चौड़ा ही होता चला आया है। इस छेद में कहा जाता है कि एक 7 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा घड़ा बहुमूल्य रत्न राशि और स्वर्ण खंडों से भरा हुआ घड़ा है। वहाँ बसने वाले लोगों को प्रायः सभी को जानकारी है। इतनी बहुमूल्य रत्न राशि के बारे में जानकर किसका जी नहीं ललचाएगा, किसका जी नहीं ललचाएगा। पर कहते हैं कि उसे प्राप्त करने के लिए अब तक जितने भी प्रयास हुए हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं हो सका। अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि उसे निकालकर कोई अपने अधिकार में ले सके। पहले 150 वर्षों से उसे पाने के लिए अब तक जितने भी प्रयास हुए, वे सब के सब असफल होते आए हैं।
इसका कारण यह बताया जाता है कि उस पर एक प्रेतात्मा डेरा जमाए हुए बैठी है और वह उसे निकालने के लिए किए गए सभी प्रयत्नों को असफल कर देती है। रीडर वीव एवं उसके पूर्वज खजाने को प्राप्त करने के लिए न जाने कब से प्रयत्न करते आ रहे। उन्होंने उस डेल्टा के पास एक मकान भी कृषि व्यवस्था की देखभाल के लिए बनाया था, पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण रीडर वीव के पूर्वजों ने उस स्थान पर भूतों का आधिपत्य समझा और उसे छोड़ दिया। तब से वह स्थान ऐसा ही खाली पड़ा है। उस स्थान पर रहना तो दूर रहा, किसी को ठहरने की हिम्मत भी नहीं होती। इस गढ़े हुए धन के संबंध में कहा जाता है कि यह कभी डाकुओं द्वारा लूट कर इकट्ठा किया और जमीन में गाड़ दिया गया था। किसी जमाने में नेटचेज और न्यू ऑरलिस के बीच एक 500 मील लंबी सड़क थी और उस पर अच्छा व्यापार होता था। साथियों, उसी क्षेत्र में कई डाकू दल सक्रिय थे और भारी लूटमार किया करते थे। इन्हीं डाकुओं के सरदार लाइफिट मैसन हार्प आदि में से किसी ने यह धन इकट्ठा कर इस सुरक्षित स्थान पर गड़ दिया। तब वहां ऐसा दलदल नहीं था। पीछे नदी का पानी रिसता रहा और दलदल बन गया। डाकू पकड़े और मारे गए तथा धन जहां का तहां गड़ा रहा। रीडर वीव के पूर्वजों ने खजाने के संबंध में प्रचलित किंवदंती के आधार पर ही इस क्षेत्र को खरीद लिया और उनके समय से ही कितने ही इंजीनियर, ठेकेदार तथा दूसरे कुशलकर्मी समय समय पर धन निकालने की योजना लेकर आते रहे। निकाले जाने वाले खजाने के एक निश्चित प्रतिशत का भागीदार बनाने के लिखित इकरारनामे के आधार पर इन लोगों ने विशालकाय यंत्रों, बहुसंख्यक श्रमिकों तथा बांस बल्ली, रस्से आदि उपकरणों की सहायता से उसे निकालने का जी तोड़ प्रयत्न किया, पर अंततः असफलता ही हाथ लगती। कितना ही परिश्रम किया जाता पर घड़ा और गहरा धंसता जाता तथा खुदाई का क्षेत्र पहले की अपेक्षा और अधिक चौड़ा होता जाता। यह गोल्ड होल अमेरिकी बुद्धि, कौशल और तकनीकी पुरुषार्थ के लिए अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सन 1936 में इस घड़े को निकालने के लिए सबसे बड़ा प्रयत्न हुआ। इसके लिए भारी बुलडोजर मशीनों से कीचड़ हटाने तथा बगल से रास्ता बनाने के उपाय करने के लिए इंजीनियरों की एक समिति बनाई गई और यह योजना बद्ध उत्साह के साथ कार्यान्वित की गई। सामने रखा घड़ा निकालने वालों के पुरुषार्थ को चुनौती ही देता रहा और हर प्रयास विफल जाते रहे। क्रेन लगाकर जब घड़े की गर्दन पकड़कर बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया तो अकस्मात इतनी विकट वर्षा होने लगी कि ब्लेक और स्टिकलॉन जिनके नेतृत्व में यह योजना बनाई और क्रियान्वित की गई थी, रत्न राशियों से भरा घड़ा निकालने का विचार छोड़कर वापस लौट आए। इसके बाद भी अनेकों प्रयास किए गए, पर घड़ा है कि अपने स्थान से टस से मस नहीं होता। जिसने भी इन प्रयासों में भाग लिया वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। मित्रों, इन समस्त घटनाक्रमों पर दृष्टि डालने पर कई जिज्ञासाएं उभरती हैं। एक तो यह, क्या ये गाथाएं असत्य हैं? दूसरा यह कि समस्त साधन आज मनुष्यों के पास उपलब्ध होते हुए भी वैज्ञानिक तकनीकी के बावजूद वह इन्हें हस्तगत क्यों नहीं कर पाती? तीसरा तथ्य जो
विचारणीय है वह यह कि सृष्टा की अनेकानेक विधि व्यवस्थाओं, धन संबंधी नीति मर्यादा और व्यवस्था क्या है। वस्तुतः यह बात भली भांति समझ ली जानी चाहिए कि नीति युक्त संपदा के साथ एक और मर्यादा जुड़ी हुई है कि उसका उपभोग या संग्रह नहीं हो सकता। उसका उपयोग होना चाहिए और सार्वजनिक वितरण भी। मित्रों, इस नीति मर्यादा की कसौटी पर जब खजानों में दबी संपन्नता को परखा जाता है तो प्रतीत होता है कि वह हर दृष्टि से खोटी है। उसमें धन संबंधी नीति मर्यादाओं का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। फलस्वरूप उसके संग्रही वैसा लाभ न उठा सके जैसा कि वे चाहते थे। जिस प्रकार उनने उसे हड़पने की चेष्टा की, उसी प्रकार प्रकृति ने उनके हाथ से छीन लिया। यह छीनना भी सामान्य रीत से नहीं वरन करारे तमाचे लगा लगा कर उसे उगलने के लिए बाध्य किया गया। साथियों, लगता है कि सूक्ष्म जगत में ऐसे किन्हीं अदृश्य प्रहरियों की चौकीदारी भी विद्यमान है जो न्याय का समर्थन और लूट खसोट का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जागरूकता का परिचय देते रहते हैं। संभवतः उस क्षेत्र की स्वर्ण संपदा की रखवाली वे ही करते हों। यह भी अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि जिनके स्वत्वों का अपहरण किया गया, जिन्हें निर्दयतापूर्वक मारा गया, जिनकी आत्माएं प्रतिशोध की भावनाओं भरे उस इलाके में निवास करती हों और उनकी रोकथाम से मुफ्त का धन पाने वालों को असफल रहना पड़ता हो, आत्माओं द्वारा न्याय के संरक्षण और अनौचित्य का प्रतिरोध एक तथ्य है। साथ ही प्रकृति व्यवस्था में स्थानीय भूमिपुत्रों के लाभान्वित होने की जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन भी ऐसे कारण उत्पन्न कर सकता है जैसे कि अमेरिका एवं अन्य स्थानों पर स्वर्ण एवं गड़ी संपत्ति हासिल करने के आतुर व्यक्तियों को भुगतने पड़े हैं। मित्रों, इसी क्रम में इसी पुस्तक के विषय पितरों के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता की अभिव्यक्ति आपको इस पुस्तक का अंतिम विषय पढ़कर सुनाएंगे। अगले वीडियो में सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। जो संदेश इस वीडियो के माध्यम से लेखक के द्वारा हमने आपको पहुंचाए हैं, उस पर चिंतन मनन जरूर कीजिए और अपने जीवन को देवोपम बनाने का प्रयत्न कीजिए, ताकि आप भी देवत्व की योनि में जाकर अपने सूक्ष्म शरीर से कुछ सत्कर्म कर सकें। ओम शांति।